हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मनी एंड बैंकिंग को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, फंक्शंस ऑफ मनी। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन ऑफ मनी की कौन कौन सी 5 स्टेजेस होती हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी डिटेल में एक्सप्लेन की थी। तो स्टार्टिंग से आप चैप्टर को लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लेना, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको फंक्शंस ऑफ मनी बताऊंगी। जो फंक्शन ऑफ मनी है वो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? तो देखो, हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। 2 फंक्शन होते हैं मनी के। पहला फंक्शन आता है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन। देखो, प्राइमरी फंक्शन बेसिक फंक्शन होता है, ये मेन फंक्शन होता है, और जो सेकेंडरी फंक्शन है ये सब्सिडियरी फंक्शन होता है और डेरिवेटिव फंक्शन होता है। ये दोनों इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स है। प्राइमरी फंक्शन के ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या है? बेसिक फंक्शन और मेन फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के ऑल्टरनेटिव नेम है सब्सिडियरी फंक्शन एंड डेरिवेटिव फंक्शन। कई बार 1 मार्कर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन का कौन सा दूसरा नाम है, तो सेकेंडरी फंक्शन का दूसरा नाम है डेरिवेटिव फंक्शन और सब्सिडियरी फंक्शन। इसी तरह से प्राइमरी फंक्शन का दूसरा नाम है बेसिक फंक्शन और मेन फंक्शन। तो मनी के 2 फंक्शन होते हैं। इन दोनों फंक्शन के सब पार्ट्स है। सब पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी फंक्शन के आगे 2 और पार्ट्स हैं, इसी तरह सेकेंडरी फंक्शन के भी आगे 2 और पार्ट्स हैं। प्राइमरी फंक्शन के कौन कौन से पार्ट्स है? देखो, जब आप प्राइमरी फंक्शन के पार्ट्स याद करो तो प्राइमरी में आप m को सर्कल कर लेना, और इसी तरह से सेकेंडरी फंक्शन में आप s को सर्कल कर लेना, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन के दोनों ही फंक्शन m से स्टार्ट होंगे और सेकेंडरी फंक्शन के दोनों ही फंक्शन s से स्टार्ट होंगे। तो प्राइमरी फंक्शन के 2 फंक्शन कौन कौन से हैं? पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। देखो, ये भी m से स्टार्ट हो रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये भी m से स्टार्ट हो रहा है मेजर ऑफ वैल्यू। तो प्राइमरी फंक्शन आपको समझ में आ गया। प्राइमरी फंक्शन दोनों ही m से स्टार्ट होंगे। इसी तरह से जो सेकेंडरी फंक्शन है वो भी s से स्टार्ट होंगे। दोनों फंक्शन s से ही स्टार्ट होंगे। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और दूसरा फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। ये दोनों फंक्शन जो सेकेंडरी फंक्शन है वो s से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप प्राइमरी फंक्शन लिखेंगे तो ध्यान रखना दोनों फंक्शन m से स्टार्ट होंगे। जब आप सेकेंडरी फंक्शन लिखेंगे तो ध्यान रखना दोनों फंक्शन s से स्टार्ट होंगे। क्लियर? अब क्या होते हैं ये चारों फंक्शन, ये मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ प्राइमरी फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है माध्यम, मीडियम का मतलब होता है जरिया। यानी जो मनी है वो एक ऐसा माध्यम बन गया है, ऐसा जरिया बन गया है जिससे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना और सेल करना इजी हो गया। तो मनी क्या है? मनी एक मीडियम है एक्सचेंज का। एक्सचेंज किस चीज का कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। देखो, पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती थी
तो हम ऐसे पर्सन को ढूंढते थे जिसके पास हमारे रिक्वायरमेंट की चीज अवेलेबल हो। दूसरा, हमारे पास भी वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए जो सामने वाला पर्सन परचेज करना चाहता है, यानी साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर होना चाहिए था। ये था बार्टर सिस्टम का रूल। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास मनी है, मनी से हम कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। अब हमें ये चेक नहीं करना कि सामने वाले के पास वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए जो हमें चाहिए और हमारे पास वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए जो सामने वाले पर्सन को। अब मनी है, ये मीडियम है एक्सचेंज का। हम मनी देंगे और मनी के एक्सचेंज में जो चीज हमें चाहिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए, वो इजिली परचेज कर लेंगे। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये ऐसा फंक्शन है जिसने परचेजिंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट कर दिया, इजी बना दिया। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से ही जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी उसे रिमूव कर दिया गया है। पहले क्या देखते थे हम बार्टर सिस्टम में कि बायर और सेलर दोनों की वांट्स एक दूसरे से मेल खाती होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास मनी है, हमारे पास परचेजिंग पावर है, हम कोई भी चीज किसी भी टाइम परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो मीडियम है एक्सचेंज का वो है मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप दो पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? एनी कमोडिटी कैन बी सोल्ड और परचेज्ड थ्रू मीडियम ऑफ मनी। हम किसी भी कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो एक्सचेंज का मीडियम है, जो एक्सचेंज का माध्यम है, जरिया है, वो है मनी। क्लियर? दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, इट हैज रिमूव्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से अब हमें ये चेक नहीं करना पड़ता कि सामने वाले की वांट हमारी वांट से मेल खा रही है कि नहीं। ये प्रॉब्लम भी अब सोल्व हो गई है। तो देखो, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो एमसीक्यू बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेंगे कि विच फंक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो आंसर होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, विच फंक्शन ऑफ मनी हैज सिंप्लीफाइड परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो आंसर होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ गए? तो इस तरह के हॉट क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आ गया, ये बार्टर सिस्टम का ही सॉल्यूशन है। अब हम प्राइमरी फंक्शन का सेकंड फंक्शन लेते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू। देखो, मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब होता है मापना। ये भी आप याद रखना, ऑल्टरनेटिव नेम्स। क्या क्या नेम है मेजर ऑफ वैल्यू के? एक नाम है यूनिट ऑफ अकाउंट, एक नाम है यूनिट ऑफ वैल्यू। ये दोनों ही मेजर ऑफ वैल्यू के ऑल्टरनेटिव नेम्स है। देखो, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम में हमारे पास जो मनी है, जो करेंसी है, वो एक कॉमन डिनोमिनेशन है, कॉमन यूनिट है, कॉमन मेजर है, जिसमें सारी गुड्स एंड सर्विसेज को हम मेजर कर सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। जो भी कमोडिटी होती थी, सब कमोडिटी की एक ही वैल्यू रखी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में दो कमोडिटी के बीच में हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। हमें पता है कि चावल की कीमत 100 रुपए किलो है और टमाटर की कीमत 40 रुपए किलो है, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता है कि एक जीन्स लाएंगे तो 2000 रुपए की आएगी, लेकिन अगर एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं
तो वो 50,000 रुपए का आएगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन इजी हो गया है दो कमोडिटी के बीच में, मेजर ऑफ वैल्यू की वजह से। दूसरा देखो, यहाँ पर हर कमोडिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स बनी हुई हैं। जैसे जब आप दूध खरीदते हैं तो उसे लीटर में मेजर करते हैं, जब आप चीनी खरीदते हैं तो उसे किलोग्राम में मेजर करते हैं, जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो उसे मीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरह से हर कमोडिटी की अलग अलग कॉमन यूनिट है, अलग अलग मेजरिंग यूनिट है, जिसमें वो प्राइस को कोट करते हैं। तो समझ आया, मेजर ऑफ वैल्यू ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, क्योंकि आज के टाइम में हम दो कमोडिटी के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं मेजर करने की। अब आपको मेजर ऑफ वैल्यू के 2 पॉइंट्स लिखवा रही हूं। ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं ये हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के। नोट डाउन कर लेना दोनों पॉइंट्स आप। मेजर ऑफ वैल्यू में सबसे पहला पॉइंट आएगा मनी वर्क्स एज अ कॉमन यूनिट, common measure, common denomination in which all goods and services are measured or expressed। ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। मनी क्या है? मनी एक कॉमन यूनिट है, ये एक कॉमन डिनोमिनेशन है, ये एक कॉमन मेजर है जिसमें हर गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं। हर चीज की वैल्यू मनी में मेजर की जाती है। आपको पता है ये जो मार्कर है ये 30 रुपए का है, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये 1000 रुपीज का है, जो बुक्स आप परचेज कर रहे हैं वो हजारों रुपए की आती हैं। यानी जो भी चीज आप परचेज करेंगे, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, हर किसी की वैल्यू मनी में मेजर की जाएगी। तो ये किस फंक्शन की वजह से पॉसिबल हुआ है? ये हुआ है बिकॉज ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू की वजह से, यूनिट ऑफ वैल्यू की वजह से, यूनिट ऑफ अकाउंट की वजह से। दूसरा पॉइंट लिखेंगे डिफरेंट गुड्स परचेज्ड are measured in different units। 2-3 एग्जाम्पल भी दे देना। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क परचेज्ड इज मेजर्ड इन लीटर, व्हीट इन किलोग्राम, क्लोथ इन मीटर। इस तरह से आप एग्जाम्पल भी लिख देना। हर फंक्शन के आपको 2-2 पॉइंट तो कम से कम लिखने ही होंगे। जो पॉइंट्स मैं लिख रही हूं आप यही पॉइंट्स लिख देना, और ज्यादा पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो 2 फंक्शन मैंने लिखे हैं ये दोनों फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू के, और ये जो 2 फंक्शन मैंने लिखे हैं ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, इन दोनों को सेम मत समझना, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से वेरी करते हैं। दोनों के मैंने अलग अलग 2-2 फंक्शंस लिखे हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों फंक्शन प्राइमरी फंक्शन के आपको समझ में आ गए। दोनों फंक्शन में ही हॉट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या हॉट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से फंक्शन की वजह से प्रॉब्लम ऑफ कोइंसिडेंस को रिमूव किया गया है, तो आंसर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मेजर ऑफ वैल्यू है इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस फंक्शन की वजह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं 2 कमोडिटी के बीच में, तो आंसर है मेजर ऑफ वैल्यू। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। सेकेंडरी फंक्शन के भी 2 फंक्शन है, पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। यहाँ पर मैं तीसरा फंक्शन लिखूंगी क्योंकि देखो हम कंटिन्यूटी में सीरीज बनाएंगे। 2 फंक्शन आ गए प्राइमरी फंक्शन के, और जो थर्ड फंक्शन है वो होगा सेकेंडरी फंक्शन का। सेकेंडरी फंक्शन में पहला फंक्शन आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सबसे पहले तो आपको डेफर्ड का मतलब पता होना चाहिए। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना।
डिलेड कर देना, लेट कर देना, इसे हम कहते हैं डेफर्ड। देखो, जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है वो मनी की वजह से पॉसिबल हुआ है। यहाँ पर आप लैंडिंग और बोरोइंग इजिली कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आधी पेमेंट आप 6 महीने में कर देंगे और आधी पेमेंट 1 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप रीपेमेंट कर रहे हैं वो मनी की टर्म्स में कर रहे हैं, फिजिकल गुड्स की टर्म्स में नहीं कर रहे, क्योंकि जो फिजिकल गुड्स होती है उनकी फ्यूचर में वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन मनी की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब देखो, बार्टर सिस्टम में एक और भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि कुछ चीजें ऐसी होती थी जिन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते थे। जैसे जो लाइफ स्टॉक है उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। आपको गेहूं के बदले अगर हॉर्स देना है या काऊ देनी है तो यहाँ पर आप काऊ को आधा काट के नहीं दे सकते, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं कर सकते, पूरी की पूरी काऊ ही आपको देनी पड़ेगी या पूरे का पूरा हॉर्स ही आपको एक्सचेंज में देना पड़ेगा। लेकिन मनी के फंक्शन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किस्तें बन जाती हैं, इंस्टॉलमेंट्स बन जाते हैं, 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट में आप मनी की रीपेमेंट इजिली कर सकते हैं। तो समझ आया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के 2 पॉजिटिव पॉइंट है। एक तो क्रेडिट सिस्टम को इसने फैसिलिटेट किया है कि हम सामान उधार में खरीद सकते हैं। दूसरा, लेंडिंग और बोरोइंग को इसने इजी कर दिया है ताकि जो फ्यूचर पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में की जा सके। तो यहाँ भी आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। क्या पॉइंट लिखेंगे? पहला पॉइंट आता है, मनी हैज सिंप्लीफाइड borrowing and lending process, borrowing and lending process, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। कौन से फंक्शन का पॉइंट है? ये है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, डेफर्ड पेमेंट्स आर postponed payment made in future, तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के अंडर। ये दोनों पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के। क्लियर? अब देखो, यहां पर भी हॉट क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? Which function of money has simplified borrowing and lending? तो आंसर होगा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्लियर? अब हम लेते हैं लास्ट फंक्शन नंबर 4, जो है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसे मैं मिटा रही हूं, इसे आप लिख लो, क्योंकि 2 पॉइंट मैं लिखूंगी स्टोर ऑफ वैल्यू के, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आप वैल्यू को मनी की टर्म्स में स्टोर कर सकते हो। अब आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है कि अगर बारिश आएगी तो मेरा पैसा भीग जाएगा, मेरे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। जो मनी होती है उसे आप अपनी अलमीरा में रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। दूसरा, आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, तो आपकी जो मनी की वैल्यू है फ्यूचर में सेफ रहेगी, मनी की वैल्यू फ्यूचर में कम नहीं होगी। जैसे देखो, सपोज आपके पास 50 लाख रुपए हैं, आपको गाड़ी परचेज करनी है, लेकिन आप कहते हैं मैं आज गाड़ी परचेज नहीं करूंगा, मैं 10 साल बाद गाड़ी परचेज करूंगा, और 50 लाख आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद 50 लाख रुपए की वैल्यू गिर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप गाड़ी परचेज करेंगे तो आपको जो मनी आपने डिपॉजिट की थी वो आपको विद इंटरेस्ट मिलेगी, यानी आपकी मनी की वैल्यू और बढ़ जाएगी, यहाँ पर मनी की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन बार्टर सिस्टम में आप ऐसे नहीं कर सकते थे। आप ऐसे नहीं कह सकते थे कि मैं 100 बोरे गेहूं के रख देता हूं और 10 साल बाद मैं गाड़ी परचेज करूंगा। नहीं, वो 6 महीने के अंदर अंदर ही डिटीरियोरेट हो जाएंगे, क्योंकि जब बारिश आ जाती है
तो जो ग्रेन होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो समझ में आया, स्टोर ऑफ वैल्यू में हम परचेजिंग पावर को प्रेजेंट से फ्यूचर में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मनी को आप होल्ड कर सकते हैं, मनी को आप स्टोर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फ्यूचर में कम नहीं होगी। तो यहाँ भी आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू में कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे? पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक वे ऑफ होर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ? होर्डिंग का मतलब होता है जमा करना। आप करेंसी को जमा करके रख सकते हैं, करेंसी की वैल्यू फ्यूचर में डिक्रीज नहीं होगी। ये कन्वीनियंट वे है। दूसरा इकोनॉमिक भी है। करेंसी को आप अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, जबकि अगर आपको ग्रेन स्टोर करना है तो एक बहुत बड़े वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होती है। तो करेंसी को स्टोर करना इकोनॉमिकल भी है और कन्वीनियंट भी है। बहुत इजीली आप करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए को आप बहुत इजीली और कन्वीनियंट वे से अपनी सेफ में रख सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। समझ आया? दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, इट एम्प्लाइज शिफ्टिंग ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। यहां पर आप परचेजिंग पावर को शिफ्ट कर सकते हैं प्रेजेंट से फ्यूचर में। यानी जब आपके पास पैसे हैं तो जरूरी नहीं है कि आज ही सारे पैसे खर्च कर दो, आप उन पैसों को संभाल के फ्यूचर में यूज के लिए रख सकते हैं कि फ्यूचर में मैं ये चीज परचेज करूंगा, तो आप पैसे को सेफ्टी से रख सकते हैं। यहाँ पर परचेजिंग पावर शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट से फ्यूचर में। तो यहाँ पर हॉट क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस फंक्शन ऑफ मनी की वजह से प्रेजेंट परचेजिंग पावर को फ्यूचर परचेजिंग पावर में शिफ्ट कर दिया जाता है? तो आंसर होगा स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरह से एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं। ये 2 पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू के, ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो इस तरह से हर फंक्शन में अगर आप 2-2 पॉइंट लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। आप क्या करना, फंक्शन ऑफ मनी को पहले आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, उसके बाद दोनों पार्ट के 2-2 और फंक्शन हैं उनको भी आप डिवाइड करके दिखा देना, और फिर हर फंक्शन के 2-2 पॉइंट आप लिख देना। जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में आपको फंक्शंस ऑफ मनी अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या फंक्शन है मनी के। देखो, आपको एक ट्रिक बताती हूँ फंक्शन ऑफ मनी याद करने की। जो प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, उसे रिमूव करने के लिए जो रेमेडीज हैं, जो मेजर्स लिए गए हैं, वो सारे फंक्शन है मनी। क्लियर? तो इन दोनों फंक्शन को भी आप लिख लो, ये है स्टोर ऑफ वैल्यू। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो कंटिन्यूटी में आप लेक्चर्स देखते रहना ताकि किसी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये जो चैप्टर है सीबीएसई का तो पार्ट है ही है, ये सीयूईटी में भी पूछा जाएगा। तो अगर आप ध्यान से वीडियो लेक्चर देखेंगे तो सीयूईटी में जो एमसीक्यूज आते हैं उन्हें आप करेक्ट वे से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि देखो चारों ही फंक्शन में मैंने आपको एमसीक्यूज बताए हैं कि किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपके सीयूईटी एग्जाम में और सीबीएसई एग्जाम। क्लियर?
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना। कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो